आज हम हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे और हर्यक वंश में मगध के उत्कर्ष के प्रभाव को देखेंगे। तो हर्यक वंश, हर्यक कुल का तात्पर्य होता है कि वह कुल जिसका चिन्ह हरा है। दूसरे शब्दों में यह हर्यक वंश नाग कुल से उत्पन्न हुआ था। हर्यक वंश को प्रतहंता वंश भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि इसके हर परिवर्तनकालीन शासक ने अपने पूर्ववर्ती पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। इस वंश का संस्थापक बिंबसार था। अब बिंबसार एक सामान्य सामंत भट्टी का पुत्र था और उसकी उपाधि श्रेणी की थी। उसके आधार पर डॉक्टर आर भंडारकर का यह अनुमान लगाना है कि बिंबसार आरंभ में संभवतः बज्जियों के सेनापति के रूप में मगध में कार्य कर रहा था और अंततः उसने स्वयं को मगध नरेश बना दिया। इसका दूसरा नाम कुमारसेन था। बिंबसार एक शक्तिशाली राजा था जिसकी अधीनता में लगभग 80,000 ग्राम थे, जो कि मगध नरेश बना लिया। इसका दूसरा नाम कुमारसेन था। बिंबसार एक शक्तिशाली शासक था जिसकी अधीनता में लगभग 80,000 गांव थे, जो 300 योजन में फैला हुआ था, जिससे अजातशत्रु ने 500 योजन तक बढ़ाया था। बिंबसार एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने पड़ोस में स्थित एक अन्य शक्तिशाली महाजनपद अंग को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। बिंबसार ने कुछ शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। महावंग नामक बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबसार की 500 पत्नियां थीं। यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, तथापि उसमें ये वैवाहिक संबंध कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के साथ अवश्य स्थापित किया होगा। उसने कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोशला देवी के साथ शादी की। महाकोशला देवी को कौशल नरेश के 1 लाख का पार्षद को वार्षिक आय वाली काशी का 1 ग्राम नन्हानुन्मुन या स्नानचूड़ या यौतुक रूप में दहेज प्रदान किया। बिंबसार की दूसरी पत्नी लिच्छवी के प्रशासक चेतक की पुत्री चेलना या छलना थी, जबकि तीसरी पत्नी मद्र या पंजाब देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा थी। इसमें क्षेमा या खेमा बिंबसार की पटरानी थी। उसकी एक अन्य पत्नी वैदेही वासवी थी। गांधार के शासक पौष्कर सारिन ने बिंबसार के दरबार में अपना एक दूत व पत्र भी भेजा था। अवंती का शासक चंडप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित हो गया, तब बिंबसार ने अपना एक राजवैद्य जीवक को उसने इलाज में भेजा था। उल्लेखनीय है कि जीवक राजगृह के प्रसिद्ध गणिका सालवती का पुत्र था, जिसने की लोक लज्जावश उसकी माता ने उसका परित्याग कर दिया था। तब बिंबसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उनका पालन पोषण किया और उसे उच्च शिक्षा हेतु तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया। यहाँ उसने आयुर्वेद शास्त्र की शाखा का विशेष निपुणता प्रदान की। जीवक ने चिकित्सा संबंधी चमत्कारों का उल्लेख बौद्ध साहित्यों में अनेक स्थानों पर किया गया, जैसा कि साहित्य उत्तरायण सूत्र में बिंबसार के राजाओं का सिंह कहकर पुकारा गया है। बिंबसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने बुद्ध के दुष्ट भाई देवदत्त को भड़काने पर कर दी और मगध का शासक बना। कालांतर में अजातशत्रु ने इस बात को बुद्ध के समक्ष स्वीकार भी किया, क्योंकि उल्लेखनीय है कि बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अब अजातशत्रु भी अपने पिता की भांति एक साम्राज्यवादी शासक था। चूंकि उसने बिंबसार की हत्या की थी, इसलिए उसे कौशल नरेश प्रसेनजीत के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रसेनजीत महाकोशला देवी का भाई था। महाकोशला देवी की इस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में प्रदान किए गए काशी को जब अपने कब्जे में करना चाहा, तो अजातशत्रु के साथ उसे संघर्ष प्रारंभ हो गए। अंततः दोनों में संधि स्थापित हुई और प्रसेनजीत ने न सिर्फ काशी अजातशत्रु को दे दिया, अपितु अपनी पुत्री वाजिरा की शादी भी उसके साथ कर दी। उसके बाद वैशाली के लिच्छवियों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। अजातशत्रु ने अपने 2 मंत्री वत्सकार और सुनीध को भेजकर लिच्छवियों में फूट डलवा दी और अंततः उसे मगध में मिलाने में सफल रहा।
रथमूसल एवं महाशिलाकंटक। वैशाली के साथ हुए युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक व रथमूसल जैसे दो हथियारों का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक एक ऐसा यंत्र था जो बड़े बड़े पत्थरों को लेकर उन्हें भीड़ पर फेंकने का कार्य करता था। इसी प्रकार रथमूसल एक ऐसा रथ था जिसमें गदाएं लगी रहती थी, जो जिस ओर से यह रथ गुजरता था उस ओर गदाएं सैकड़ों का काम तमाम करती थी। हेमचंद राय ने चौधरी ने रथमूसल की तुलना विश्व प्रसिद्ध टैंकों से की गई है। यह रथमूसल एक स्वचालित यंत्र था क्योंकि उसमें बिना घोड़ा व सारथी के चलने वाला कहा गया है। अजातशत्रु के 4 उत्तराधिकारी हुए जो सभी प्रतहंता थे। क्रमशः ये थे उदयन, अनिरुद्ध, मुंड तथा दर्शन। दर्शक का नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक। इसमें उदयन या उदयभद्र ने अजातशत्रु के द्वारा पाटलिग्राम में बनाए गए दुर्ग को एक विस्तृत नगर का रूप प्रदान किया। दूसरे शब्दों में उदयन ने पाटलिपुत्र नामक एक नए शहर की स्थापना की, उसे राजगृह के स्थान पर राजधानी बनाई। आज हम अजातशत्रु के काल में मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। अजातशत्रु के बारे में बात किया जाए तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु शासक बना। अपने पिता की भांति भी वह एक शक्तिशाली एवं साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने समीपवर्ती प्रत्येक राज्य से युद्ध किया तथा मगध की सीमा का निरंतर विकास किया। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था, इसलिए काशी शहर को लेकर उसके कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध का संघर्ष हुए, जिसमें अंततः दोनों के बीच संधि होगी। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी। उसने काशी पर भी अपने अधिकार का दावा छोड़ दिया। कौशल के मामले में निपटाने के पश्चात अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। इस वज्जी संघ का प्रधान वैशाली का लिच्छवी था। इसके साथ ही उसने संघर्ष के कारण को लेकर विवाद है। बौद्ध और जैन साहित्य के कारण के संदर्भ में अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय पर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की एक टीका ग्रंथ के अनुसार गंगा नदी के समीप एक पहाड़ी के नीचे हीरे की एक खान प्राप्त हुई है। अजातशत्रु तथा वैशाली के लिच्छवियों के बीच इस बात की सहमति हुई थी कि यहाँ से प्राप्त हीरों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया जाएगा। इस समझौते का लिच्छवियों ने उल्लंघन किया, फलतः दोनों में बीच युद्ध प्रारंभ हो गए। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ के अनुसार इस संघर्ष का कारण चिल्ला के 2 पुत्र हल्ल व बहल को बिंबिसार से मिले एक प्रसिद्ध हाथी सेयन तथा 18 लड़कियों वाले हीरे में एक हार जो अजातशत्रु के द्वारा प्राप्त किए जाने की कोशिश की। हल्ल व बहल भागकर अपने नाना चेतक के पास चला गया था। जब शांतिपूर्ण तरीके से अजातशत्रु को ये चीज़ें प्राप्त ना हो सकी तो उसने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दरअसल इस युद्ध में मुख्य कारण आर्थिक एवं साम्राज्यवादी लिप्सा थी। अजातशत्रु अपने पड़ोस में किसी शक्तिशाली राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जो कभी भी उसके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता था। वज्जी संघ का प्रधान वैशाली के लिच्छवी थे, जो अपने संघी एकता के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध का भी उसने एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जब तक वे अपरिहार्य धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। परिहानीय धर्म मूलतः लिच्छवियों के एकता, संगठन तथा पारस्परिक सद्भावना का सम्मान का प्रतीक था। अजातशत्रु इस बात को समझता था कि उसके अस्तित्व को चुनौती तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसकी एकता कायम रहेगी। इसलिए उन्हें अपने 2 मंत्री को वत्सकार व सुनीद को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा। उसने प्रत्येक लिच्छवियों को निर्धारित भाग से अधिक प्राप्त करने के लिए उकसाया। उसकी कूटनीति से प्रभावित से लिच्छवी अपने कुल की सभाओं परिषद की कार्यवाहियों की उपेक्षा करने लगे। वत्सकार व सुनीद ने इस फूटी का लाभ उठाते हुए अजातशत्रु को आक्रमण की सलाह दी। मगध और वैशाली के बीच काफी लंबा संघर्ष चला।
जिससे अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे नए युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया। इस नवीन युद्ध तकनीकी से अंततः लिच्छवी परास्त हुआ। अजातशत्रु की यह विजय ऐतिहासिक महत्व की थी, क्योंकि वज्जियों के प्रभाव में बाद धीरे धीरे गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस विजय से मगध का विस्तार हिमालय की तलहटी तक हो गया। लिच्छवियों के पतन के पश्चात अजातशत्रु ने मल्लविदेह आदि गणराज्यों पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग जिसका आधिपत्य हो गया। अजातशत्रु की पुत्री का विवाह वत्स नरेश उदयन के साथ हुआ था, जिसके चलते दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुई, किंतु अवंती नरेश प्रद्योत से उनका कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस प्रकार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ एवं सैन्य बल के द्वारा मगध को महाजनपद से राजनीति के उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से परवर्ती मगध शासकों को विशाल केंद्र साम्राज्य का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब अगर उदयन के काल में मगध साम्राज्य की बात करें तो उदयन अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन शासक बना। उसके काल में मगध साम्राज्य का कोई भी विस्तार नहीं हुआ, परंतु मगध साम्राज्य को दिया गया उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सुरक्षा के मद्देनजर राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को इस महाजनपद ने राजधानी बनाया था। उल्लेखनीय है कि पाटलिपुत्र स्थल के राजनीतिक महत्व को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही समझा था, लेकिन उसे एक शहर के रूप में परिणत उदयन ने किया था। राजधानी परिवर्तन का उसने जो निर्णय लिया था वह सांसारिक एवं व्यापारिक दोनों ही दृष्टि से लाभकारी था, क्योंकि पाटलिपुत्र में वज्जियों के ऊपर निगरानी भी रखी जा सकती थी तथा दो नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण वहां से व्यापारिक गतिविधियां भी सुगमतापूर्वक संचालित की जा सकती थी। आज हम शिशुनाग वंश के काल में मगध साम्राज्य की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो शिशुनाग वंश के काल में मगध साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश का मगध साम्राज्य में शासन प्रारंभ हुआ। शिशुनाग वंश के समय तक जाते जाते अवंती के शासक चंडप्रद्योत की मृत्यु हो गई थी और उसके स्थान पर अवंतीवर्धन नामक एक कमजोर शासक बना, जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस विजय से मगध की सीमा विंध्य पर्वतों तक जा पहुंची तथा मालवा उसकी पश्चिमी सीमा बन गई। अवंती का मगध साम्राज्य में मिलने से एक और लाभ यह मिला कि वत्स महाजनपद पर भी उसकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, क्योंकि चंडप्रद्योत के काल में ही यह अवंती महाजनपद का भाग था। इस प्रकार शिशुनाग ने मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसने बंगाल से मालवा तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित हो गया। उत्तर भारत के किसी भी राज्य में मगध की प्रतिद्वंदिता नहीं रही। शिशुनाग ने इतने बड़े साम्राज्य को बेहतर संरक्षण प्रदान करने हेतु वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक या काकवड़ के समय में साम्राज्य की सीमा तो नहीं बढ़ी, किंतु पाटलिपुत्र को स्थायी रूप से साम्राज्य की राजधानी बना दिया गया। ये रहा शिशुनाग वंश के काल में मगध साम्राज्य की स्थिति का वर्णन। आज हम महापद्म नंद के काल में मगध साम्राज्य के स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो महापद्म नंद के काल में मगध साम्राज्य की अगर बात की जाए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। उसकी प्रमुख विजयों में कुरु, कलिंग, सूरसेन, पांचाल आदि की विजय थी। इस प्रकार वह प्राचीन भारत का प्रथम एक राष्ट्र शासक बना। इसके नेतृत्व में मगध की सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों को पार कर गई। वह पहला मगध सम्राट था जिसने अपनी विजय पताका विंध्य पर्वत के दक्षिण में भी फहराया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से उसके द्वारा कलिंग विजय की भी सूचना मिलती है। वहां से जिनसेन की प्रतिमा ले आया था। कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार बिंबिसार के द्वारा मगध में जिस साम्राज्य विस्तार का श्री गणेश हुआ, महापद्म नंद ने उसे वैभव की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया।
इसके अलावा मगध साम्राज्य में अन्य महाजनपद को किस प्रकार मिलाया गया, इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह स्पष्ट है कि गांधार और काम्बोज इस समय तक मगध साम्राज्य का अंग नहीं बन सका, क्योंकि फारसी आक्रमणकारी डेरियस या दारा प्रथम ने इन दोनों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इस प्रकार प्रथम मगध साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया बिंबिसार के अंग विजय से लेकर महापद्य नंद के कलिंग विजय तक चलती रही। तत्कालीन भारत का जो क्षेत्र मौर्य काल के पूर्व इस मगध साम्राज्य में शामिल नहीं हो सका, वह महाराष्ट्र के दक्षिण का क्षेत्र, बिहार के बाहर का क्षेत्र और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य वंश के शासकों के काल में इसे छूटे हुए क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से को मिला लिया गया था। ये तो थी महापद्य नंद के काल में मगध साम्राज्य की स्थिति। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य, मौर्य वंश के शासकों के शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हो गया, परंतु इस संबंध में जानकारी से स्पष्ट स्रोतों का अभाव दिखता है। केवल 2 ऐसे युद्ध हैं जिनके संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ एवं अशोक का कलिंग के साथ युद्ध। सेल्यूकस निकेटर एरियाना, हिरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मरकाना तथा पैसिमदाई, यह काबुल का क्षेत्र जैसे 4 क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। इसके साथ ही मगध साम्राज्य की सीमा पश्चिम और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक चली गई। जहाँ तक पूर्व दिशा में इस काल में होने वाले साम्राज्य विस्तार का सवाल है, वह संभवतः आधुनिक बांग्लादेश तक रही होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित महास्थान नामक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। जहाँ तक दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार का प्रश्न है, तो एकमात्र तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ प्रसिद्ध पुस्तक कन्यूर एवं तन्यूर के लेखक थे। इन्होंने दक्षिण भारत के विजय का श्रेय बिंदुसार को दिया है तथा शेष सारे इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को इस विजय अभियान का श्रेय देते हैं। मामूल नार जैसे दक्षिण भारतीय इतिहासकार ने लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना चलता हुआ दक्षिण भारत तक पहुंच गया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवणबेल गोला कर्नाटक में जाकर संलेखना की पद्धति से अपने प्राण का परित्याग करना इस बात का बल प्रदान करता है कि उसके काल में दक्षिण भारत मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अशोक ने एकमात्र युद्ध कलिंग का युद्ध किया, परंतु उसके अभिलेख सुदूर केरल और तमिलनाडु को छोड़कर शेष सारे दक्षिण भारत में पाए गए, जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र की विजय उससे पहले के किसी शासक, अधिकांश स्रोतों के तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की गई होगी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख की विशाल सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये तो थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य की स्थिति। आज हम अशोक के काल में मगध साम्राज्य की बात करेंगे। तो अशोक ने कलिंग विजय क्यों किया और उस समय वहाँ का शासक कौन था, इस संबंध में अनेक अभिलेख मौन हैं, परंतु पूरी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कलिंग के क्षेत्र में आने वाले समुद्री बंदरगाह और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले हाथियों पर अधिकार स्थापित करके अशोक अपने मगध साम्राज्य को और भी मजबूती प्रदान करना चाहता रहा होगा। कारण चाहे जो कुछ भी हो, अशोक के कलिंग विजय के साथ ही मगध साम्राज्य अपनी प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया, जिसमें वर्तमान भारत के केरल व तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के राज्य को छोड़कर शेष भारत शामिल था। यहाँ तक कि वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश का क्षेत्र भी
उसके साम्राज्य में शामिल थे। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना ना तो पहले और ना ही इसके बाद कभी हो पाई है, जिस प्रकार शासक का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा हो। स्मिथ के अनुसार मौर्य साम्राज्य में भारत ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसे ना तो कभी मुगल प्राप्त कर सके और ना ब्रिटिश शासक, अर्थात ब्रिटिश शासक हमेशा उस सीमा को तरसते रहे। आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य को लेकर हमेशा एक प्रश्न यह उठता है कि मगध महाजनपद ही क्यों अपने आप को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर सका। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि इनके अनेक कारण थे। इनमें अगर पहला कारण की बात करें तो वो है भौगोलिक स्थिति। मगध महाजनपद की भौगोलिक स्थिति एक साम्राज्य के रूप में उसके उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसका अधिकांश क्षेत्र गंगा नदी का तटवर्ती क्षेत्र था, जो कि कृषक गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इस परम उर्वरक प्रदेश में जंगल साफ हो चुके थे, भारी वर्षा होती थी, इसलिए सिंचाई के बिना भी इलाके में उर्वरा बना रह सकता था। इस प्रदेश के अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे, संभवतः धान रोपने की प्रथा भी प्रचलित थी। प्रयाग के पश्चिम की ओर के प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश कहीं कहीं उपजाऊ था। परिणाम स्वरूप यहाँ के किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा कर लेते थे। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर सकते थे। अब दूसरा अगर कारण की बात करें तो है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधनों की दृष्टिकोण से भी यह समृद्ध इलाका माना जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस लौह प्रौद्योगिकी ने इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया, उसके अयस्क से मगध का राज्य काफ़ी संपन्न था। लौह अयस्क की प्राप्ति होने से लोहे के हथियार बनाने में सुगमता हुई, जिसके यहाँ के शासक अन्य महाजनपदों को आसानी से जीत सके। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि को विस्तार में भी इनके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः जंगलों की कटाई करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना गंगा घाटी का कंकरीली जमीन में अत्यंत दुष्कर कार्य था, जिसने लौह तत्व की उपलब्धता से आसान बना दिया। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया था, किंतु उस समय इसका प्रयोग युद्ध में प्रयुक्त अस्त्रों एवं शस्त्रों के लिए नहीं होता था। कृषि उपकरणों के व्यापक स्तर पर लोहे का उपयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही देखने को मिलता है। भट्ठी का प्रयोग तथा लोहे को गलाने की नवीन कला की जानकारी होने के कारण लोहे के विभिन्न उपकरणों तथा हथियारों के उत्पादन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। दूसरे शब्दों में लोहे के भंडार की उपलब्धता उनके लिए दोहरे लाभ की बात सिद्ध हुई। अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो वह है हाथी की उपलब्धता। हाथी भी बड़ी संख्या में मगध के आसपास के जंगलों में मिल जाते थे, जिनके इनकी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई थी। हाथियों के सहारे वे दुर्गों को भेदने और यातायात की सुविधा को आसानी पूर्वक स्थानों में पहुंचने का काम करते थे। यहाँ की जमीन दलदल होने के कारण घोड़े की तुलना में हाथी का ज़्यादा महत्व था, क्योंकि युद्ध काल में दलदल भूमि पर घोड़े को दौड़ने में काफ़ी असुविधा होती थी, जबकि हाथी आसानी से एक छोर से दूसरी छोर तक दौड़ सकता था। इस एक विशिष्ट उपलब्धि ने मगध को एक नया साम्राज्य के रूप में तब्दील करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विभिन्न राज्य घोड़े और रथ का उपयोग तो जानते थे, लेकिन मगध ही पहला ऐसा राज्य था जिसमें हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अब अगर चौथे कारण की बात करें तो वह है व्यापारिक मार्ग पर स्थित। मगध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यह स्थल एवं जल मार्ग से देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ था, अतः व्यापार और वाणिज्य और उस पर लगने वाले कर से प्राप्त होने वाले आमदनी से मगध को कभी भी आर्थिक दिक्कतें नहीं हुई। उसकी इस आर्थिक दृढ़ता ने उसे राजनीतिक महत्व प्रदान कराने में काफ़ी मदद किया। मगध महाजनपदों की 2 राजधानियां अन्य महाजनपदों की राजधानियों की तुलना में अधिक सुरक्षित हुआ। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था, जबकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण वह एक जल दुर्ग के समान शहर था। राजगृह पर इन 5 पहाड़ियों से घिरा था। वे
किसी भी राज्य की राजधानी राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही संवेदनशील स्थान होता है। उससे पतन के साथ ही उनके शासक की पराजय भी निश्चित हो जाती है। सौभाग्य से राजधानियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थित होने के कारण मगध को ऐसी दिक्कतें नहीं हुई। मगध महाजनपद अन्य महाजनपद की तुलना में अभी भी आर्य संस्कृति के प्रभाव आया था, इसलिए इस महाजनपद के लोगों में अभी भी वैदिक रूढ़ि व हावी नहीं हुई। यहाँ के लोगों को वैदिक व्रतों को पालन नहीं करने वाला कहा गया है, इसलिए पहले से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों को अपेक्षा यहाँ के शासक व लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में नहीं अधिक स्वतंत्र थे। मगध में साम्राज्य विस्तार का जोश कहीं ज़्यादा था। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मगध को मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि अन्य महाजनपदों की तुलना में महाजनपद को शक्तिशाली शासकों को एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हुई थी। इसके शासकों में साम्राज्यवादी मानसिकता कूट-कूट कर भरी थी। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति का और अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डालने की व युद्धों में नवीन हथियारों का प्रयोग की जिस नीति का पालन किया, वैसी सुनियोजित और दूरदर्शिता पर आधारित नीति किसी भी अन्य महाजनपद के शासकों में विद्यमान नहीं थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.